हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंडोक्राइन पैथोलॉजी। तो आज हम पहली डिसीज पढ़ेंगे, उसका नाम है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। डिसीज को जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि एडीएच क्या होता है। एडीएच जो होता है उसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस में बनता है पर रिलीज ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। जो न्यूरॉन एडीएच को सिक्रीट करता है, उस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस में होती है। तो सेल बॉडी कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में। और सेल बॉडी में क्योंकि न्यूक्लियस होता है इसलिए सारे प्रोटीन्स और हार्मोन्स यूजुअली वहाँ सिक्रीट होते हैं, पर फिर वो एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए एक प्रोटीन की मदद से, जिसका नाम है न्यूरोफाइजिन 2, उसकी मदद से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और फिर वहाँ से वो रिलीज होते हैं। तो ये चीज़ नोट करने के लिए है कि वो बनता तो हाइपोथैलेमस में है पर रिलीज वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। अब वो क्यों होता है? जब हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? या तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, जैसे Na आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन के दो फंक्शन होते हैं, जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायरेटिक, तो एंटी का मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो कि डायूरेसिस को प्रमोट नहीं करते हैं। डायूरेसिस क्या होता है कि वाटर का एक्सक्रीशन होना, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करते हैं, मतलब कि वाटर रिटेंशन करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं। और क्या वेसोप्रेसिन से हमें ये पता चलता है कि इनका जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है वेसो मतलब वेसल्स, और प्रेसिन का मतलब कि प्रेस करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये आर्ट्रियोल्स को मेनली कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेट्स स्टडी हाउ डज एडीएच वर्क्स टू रिटेन वाटर। एडीएच काम कैसे करता है वाटर को रिटेन करने में? तो एडीएच जो होता है वो नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, उसके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एक्ट करता है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में सेल्स होते हैं, सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो लार्ज पार्ट होता है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। सो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं उनमें V2 रिसेप्टर्स करके रिसेप्टर्स होते हैं, जो जिससे एडीएच बाइंड होता है। जब एडीएच इन V2 रिसेप्टर्स से बाइंड होता है तो वो इंट्रा सेल्युलरली सिग्नल्स भेजता है, जिसकी वजह से जो एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स में वो इंसर्ट हो जाते हैं। तो एक्वापोरिन चैनल्स जब मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं तो वो यूरिन से वाटर को ब्लड में वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। Now let's study about the syndrome of inappropriate ADH secretion. नाम से ये पता चल रहा है कि ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि इनएप्रोप्रिएट मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में एडीएच का सिक्रीशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि एडीएच का मेन फंक्शन, एक प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो वाटर को रिटेन करता है, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में एडीएच होगा तो एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, तो और वो क्या कॉज करता है, Na+ एक्सक्रीशन को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, इसलिए वो हाइपोनेट्रीमिया को कॉज करता है। और इसमें अपन देखते हैं कि यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, मतलब यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सीरम या ब्लड सीरम कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है सिंड्रोम को? हमारी बॉडी यूजुअली जब बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन होने लग जाता है तो दो चीज़ करती है। एक तो अपने एल्डोस्टेरॉन को डिक्रीज कर देती है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या होता है? ये भी एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है इसका काम ये होता है कि ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इसके जो सेल्स होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, वहाँ पे इसके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो जाके Na और वाटर दोनों को रिटेन करने का काम करता है विद K+ एक्सक्रीशन। पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हुए Na और वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है। तो ये इसको डिक्रीज करने से ये प्रॉफिट होता है कि जो कम से कम उस एल्डोस्टेरॉन से जो Na+ और वाटर का कंटेंट हमारी बॉडी रीएब्सॉर्ब करती है वो नहीं करती है, तो इससे फायदा होता है। और एक और चीज करती है कि वो इंक्रीज करती है ANP और BNP,
ANP क्या होता है? वो होता है एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, जो कि हार्ट की एट्रिया से रिलीज होती है। और BNP का मतलब होता है ब्रेन नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, जो कि वेंट्रिकल से रिलीज होती है। इन दोनों का काम यही होता है कि ये सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाने से क्या होता है कि सोडियम के थ्रू ना बहुत सारा वाटर हमारे क्या बोलते ब्लड में वापस आता है। तो सोडियम को एक्सक्रीट करने से कम वो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमारे ब्लड में नहीं आता, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ ADH की वजह से, सिर्फ जितना भी एक्सेस ADH रिलीज होना, सिर्फ उसी की वजह से वाटर आता है। और जो दूसरी चीजें होती है जैसे एल्डोस्टेरॉन और Na की वजह से जितना भी Na रीअब्जॉर्प्शन होता है, उस सब से जितना भी वाटर आता है वो रुक जाता है। तो इसकी वजह से नॉर्मलाइज हो जाता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसकी वजह से ये लीड करता है यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। यू वॉल्यूमिक का मतलब ये होता है कि ब्लड की वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं होता है, पर उसी वॉल्यूम में सोडियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ SiADH। तो SiADH की वजह से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट में यूजुअली सेरेब्रल एडेमा हो जाता है और पेशेंट सीजर्स भी एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो हमें हाइपोनेट्रीमिया को तुरंत से करेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक तुरंत से हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन दे के पेशेंट को उसका सोडियम की लेवल को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भी एक सिंड्रोम को लीड करती है जिसका नाम है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, और उसको सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस भी कहते हैं। ये सिंड्रोम के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इस सिंड्रोम में जो पॉन्स के न्यूरॉन्स होते हैं उनमें डीमाइलिनेशन हो जाता है अगर आप बहुत ही रैपिडली हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करोगे। लाइक सोडियम लेवल्स का अगर आप बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करोगे तो ये सिंड्रोम होता है। कॉजेज ऑफ SiADH, मतलब ये सिंड्रोम होता कैसे? तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज एक्टोपिक ADH, जिसका मतलब होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलावा भी कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ ट्यूमर सेल्स, कि वो मैल फंक्शनिंग की वजह से ADH सिक्रीट करने लग जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग स्मॉल सेल लंग कैंसर। सेकेंड, हमें SiADH पल्मोनरी डिसीजेस के केसेस में भी देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द केस ऑफ CNS डिसऑर्डर्स और हेड ट्रॉमास। एंड कुछ ड्रग्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी SiADH हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कार्बामाजेपिन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। Treatment of SiADH, how to treat this syndrome? So the first line treatment is fluid restriction. मतलब फ्लूइड इनटेक को रोक दिया जाना, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है। वी डोंट नीड more water to come, so we don't allow for the fluid intake. And then second, to normalize the hyponatremia, we can take salt tablets or also the intravenous hypertonic saline solutions. Then there is also diuretics. Diuretics का काम ही यही होता है to excrete excess amount of water जो अगर हमारे बॉडी में हो गया है, so उसके लिए we prefer diuretics. And the most important one is ADH antagonist. They are such drugs कि वो V2 रिसेप्टर्स जो ADH का होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो उसको ब्लॉक करने से ADH V2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता, तो वर्क नहीं कर पाता। और ऐसे ड्रग्स के एग्जाम्पल्स है जैसे कि कोनिवैप्टिन, टोलवैप्टिन एंड डेमेक्लोसाइक्लिन। Let's study the clinical scenario related to this topic. First clinical scenario is a 56-year-old man who has a mass in the lower left lobe of his lung. Biopsy shows small cell carcinoma. Laboratory tests show a serum sodium level of 125 milliequivalent per liter, serum potassium of 4.1 milliequivalent per liter, serum osmolality of 253 milliosmol per liter, and urine osmolality of 350 milliosmol per liter. Which of the following mechanism is the most likely cause of this patient's abnormal laboratory values? You can stop the video and guess the answer. In this case, there are many key points which indicates that this is the scenario for syndrome of inappropriate ADH secretion. What are these key findings? First, there is small cell carcinoma. First point. Second, there is low serum sodium level. What is the normal range? Normal range is 135 to 145 milliequivalent per liter. So low serum sodium level. And the third and the foremost important is
that the urine osmolarity is greater than the serum osmolarity. So this I have taught you that in the previous slides, that if the urine osmolarity is greater than the serum osmolarity, then this also indicates that this is the case of the syndrome of inappropriate ADH secretion. Now if ADH is excreted, then what will happen? What will happen is so easy that it will lead to the activation of V2 receptors, which are ADH receptors. Next clinical scenario says that a 66-year-old man comes to the clinic with chronic cough, dyspnea and blood in his sputum. He has unintentionally lost 40 pounds over the past 3 months. He has a 50-pack year history of cigarette smoking. While awaiting an X-ray of the chest, he suffers a seizure and is rushed to the emergency department. Laboratory tests show a serum Na plus level of 118 milliequivalent per deciliter, serum potassium of 4.0 milliequivalent per deciliter, urine osmolarity of 550 milliosmol per liter, and serum osmolarity of 250 milliosmol per liter. Administration of which of the following intravenous solutions is most appropriate for this patient? You can pause the video and think of an answer. If we look in the laboratory test, then we'll see that the patient serum sodium level is decreased. Again, there is urine osmolarity greater than the serum osmolarity. So this both indicates that it is a syndrome of inappropriate ADH secretion. Now, so how will you treat? What type of intravenous solution is given in the case of SIADH? And the hypertonic saline solution is given. So there are two kinds of saline solution given in this question, 3% normal saline and 0.9% normal saline. So the hypertonic, since we give hypertonic saline solution, the answer will be A, 3% normal saline solution. The third clinical scenario says that a 60-year-old woman is brought to the emergency department after having a seizure that lasted 2 minutes. She is currently groggy and unable to answer questions. Pulse is 72 per minute and blood pressure is 130 per 78 mmHg without orthostatic changes. Laboratory tests show a serum sodium level of 116 milliequivalent per liter and urine osmolarity of 520 milliosmol per kg. Which of the following would be the most likely cause of the patient's finding? You can pause the video and think of an answer. Again, in this case, we can see that there is low serum sodium level, very severe. It is less than even 120 milliequivalent per liter. It is considered very severe, low serum sodium level. Plus, with it, we can see that the urine osmolarity is increased or high enough. So, this too indicates that this again is the case of the syndrome of inappropriate ADH secretion. Now, in which cases does we see that there is a syndrome of inappropriate ADH secretion? We see this in the case of malignancies. The most important being the small cell lung cancer. This malignancy is the most important or most commonly seen cause of SIADH. Thanks everyone for watching. If you enjoyed this video, then please do like, share and please subscribe. Thank you.